हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स उसकी एक्सरसाइज 12.2 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 चार क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, वो करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी हम कैसे कैसे करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली स्टेप है आई, मतलब इनइक्वलिटीज़ तैयार कर लो। क्वेश्चन पढ़ो, इनइक्वलिटीज़ खुद के हिसाब से देख लो। इनइक्वलिटीज़ कैसे तैयार होती है? मजबूरी से। मतलब कभी क्या होता है कि पैसों की कमी होती है, कई बार हमें मतलब कुछ मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए, मैक्सिमम इतने ही घंटे हम काम कर सकते हैं, उस हिसाब से जो मजबूरी होती है ना, उससे बन जाती है अपनी इनइक्वलिटी। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें जो मैक्सिमम चीज़ चाहिए या मिनिमम कोई चीज़ चाहिए तो वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है ए एक्स प्लस बी वाई। जैसे प्रॉफिट की बात हो तो प्रॉफिट तो मैक्सिमम चाहिए, और अगर कहीं पे खर्चा करना हो तो खर्चा मिनिमम। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसकी जो हमें मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डी मतलब डायग्राम, जो इनइक्वलिटीज बनी ना उनका डायग्राम बना लेते हैं। एफ मतलब फिर देखते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब ऐसा कुछ कॉमन वॉमन होता है कि नहीं होता। दो तीन इनइक्वलिटी अगर बनती तो उनका कोई जो कॉमन पार्ट होता है ना, अगर वो बन पा रहा है तो इसका मतलब फिजिबल है। कई बार फिजिबल बनता ही नहीं है, कॉमन नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपने जो भी एक्सरसाइज 12.2 ना उनमें सभी का आंसर मिलेगा, सही सही मिलेगा। तो फिजिबल बनेगा ही बनेगा। उसके बाद में आता है सी। सी मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, जो अपना डायग्राम बनता है फिजिबल रीजन, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो पता कर लेते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। फिर आता है टी। टी मतलब टेबल्स, ऐसे। तो एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स और इधर अपना जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, ये इधर की तरफ आ जाता है। तो क्वेश्चन में कई बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम ढूंढ लेते हैं और अपना काम हो जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग किसी भी चीज़ की मिनिमम या मैक्सिमम ढूंढने के लिए ही काम में ली जाती है। जैसा आपने एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में पढ़ा था ना, मिनिमम मैक्सिमा, वैसे ये भी है। बस ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर इनइक्वलिटी एक्स और वाई ये सब देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें कोई फंक्शन देखने को मिलता था, ठीक है। लेकिन अब जब आप और ज़्यादा हायर चीज़ें पढ़ोगे ना मैथमेटिक्स में, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग और उधर से वो मिनिमम मैक्सिमा वाला कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन वाला, ये एक जगह जाके मिल जाते हैं ना। तो फिर तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं अभी। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोला है, देखो। ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ए डेस्कटॉप मॉडल एंड ए पोर्टेबल मॉडल। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो एक बार, है ना, बाद में देखेंगे, ताकि हमें थोड़ा आइडिया पता चल जाएगी आखिरकार इस क्वेश्चन की थीम क्या है, ये क्या पूछना चाह रहा है ना। तो एमरजेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप मॉडल मतलब वो जो होता है ना सीपीयू वगैरह, वो सब मॉनिटर वगैरह, एंड पोर्टेबल मॉडल मतलब वो लैपटॉप टाइप का, दैट विल कॉस्ट ₹25,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। इनकी कॉस्ट दे रखी है। ही एस्टिमेट्स दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स। ठीक है, उसने सोचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 250 कंप्यूटर ना उनकी डिमांड रह सकती है एक मंथ में, उससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर बोला डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, उसको कितना कितना रखना चाहिए ना, डेस्कटॉप कितना रखना चाहिए, पोर्टेबल कितना रखना चाहिए, वो हमें बताना है, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ताकि वो बेचे तब। इफ़ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख रुपीज़, 70 लाख से ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड इफ़ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज़ ₹4500 एंड ऑन पोर्टेबल मॉडल इज़ 5000 रुपीज़। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर देखो आपको क्लियरली क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पे दो चीज़ों पे काम करना है, एक तो डेस्कटॉप मॉडल पर और एक पोर्टेबल मतलब लैपटॉप पर। तो अब देखो ये क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा क्या है, ये है कहाँ गया इसका क्वेश्चन, का मेन क्वेश्चन का ये रहा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप। मतलब डेस्कटॉप मॉडल कितना बेचेगा या कितना रखेगा, और पोर्टेबल मॉडल वो कितना बेचेगा, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल मॉडल की जो संख्या है ना, नंबर ऑफ दीज टाइप मॉडल्स, तो इनको हम एक्स और वाई मान लेंगे ना। क्वेश्चन यहीं से चालू करता हूँ मैं अजम्पशन से। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं डेस्कटॉप मॉडल और इधर लिख लेता हूँ मैं पोर्टेबल मॉडल। तो यहाँ पर ऐसे टेबल बना लिया करो आप। सबसे बेस्ट अप्रोच ही या आप ना एक बढ़िया सी टेबल, बढ़िया सी जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के एक अच्छी सी प्यारी सी टेबल बना लो, फिर आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और टेबल का जो डेटा होता है ना वो ज़्यादा सिस्टमेटिकली होता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। आपको जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते होंगे ना, बहुत बड़े बड़े, ये इनका कोई मतलब नहीं है। जब आप टेबल बना लोगे तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा फिर। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे यूनिट्स, कितने यूनिट्स है। तो डेस्कटॉप मॉडल की हम मान लेते हैं कि एक्स यूनिट्स उसको रखना चाहिए, और पोर्टेबल की वाई यूनिट्स उसको रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो ये रहा ना क्वेश्चन,
डिटरमाइन द, अच्छा ये प्रॉफिट वगैरह दे रखा ना, अच्छा वो 70 लाख है ना, वो इन्वेस्ट करेगा, ये तो मजबूरी है कि वो 70 लाख ही करेगा, और ये भी मजबूरी है कि उसकी जो मंथली डिमांड है ना वो 250 यूनिट्स की है, तो ये मजबूरी है, तो बाद में इनइक्विलिटी बनाने में काम आएगी। यहाँ पर देखो पहले पैसों की बात कर लेते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट होगा। इफ़ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज़ 4,500 और इसका इतना है 5,000, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट। वैसे इसका काम सबसे लास्ट में, लेकिन चूँकि ये तो अपने काम की चीज़ है तो इसको मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। डेस्कटॉप पर इतना फ़ायदा और यहाँ पे 5,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, ये प्रॉफिट हुआ। फिर क्या है, अच्छा यहाँ पर ये 25,000 40,000 ये क्या है, ये कॉस्ट है। एक जो खुद खरीदेगा ना, तो ऐसे फ्री में तो मिलेंगे नहीं ना, तो वो खुद खरीदेगा तो उसकी कॉस्ट है 25,000 एंड 40,000। इधर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी कितनी है यहाँ पर 25,000, ये 25,000 है, और यहाँ पर 40,000। ठीक है, बस यही है, और इसमें कोई ज़्यादा है भी नहीं कोई लफड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर ऐसे बोला है कि यार 70 लाख ही इन्वेस्ट कर सकता है, तो कॉस्ट मतलब है ना ये मैक्स टू मैक्स, वो कितना इन्वेस्ट करता है अप टू मैक्सिमम वो 70 लाख इन्वेस्ट कर सकता है। तो 70 लाख में कितना हो जाएगा, ये 70,000 और ये बन गया, इतना ही इन्वेस्ट कर सकता है वो। कॉस्ट मतलब इन्वेस्ट का मतलब वो ना खुद पैसे जमा मतलब कराएगा देगा, तब जाके उसका बिजनेस चलेगा ना, तो उस हिसाब से वो जो ये इतना पैसा काम आता है वो कंप्यूटर्स को खरीदने में काम आएगा, प्रॉफिट तो उसको खुद को मिलेगा। ठीक है, तो 70 लाख का कंडीशन इस पर लग जाएगी। अब देखो टेबल तैयार और कोई हिडन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आई मतलब क्या, इनइक्विलिटीज़। तो यहाँ पर हम इनइक्विलिटीज़ बनाना चालू करते हैं। तो इनइक्विलिटीज़ कैसे बनाएंगे, मजबूरी पे, है ना। मजबूरी जो आप क्वेश्चन में मजबूरी ढूंढ लो क्या है, तो उससे आपको ये मिल जाएगी इनइक्विलिटीज़। तो एक मजबूरी तो ये है कि ही एस्टिमेट्स दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स, कि भाई एक मंथ में उसके कितने बिकेंगे या फिर कितनी डिमांड होगी। उसने सोचा कि 250 से ज़्यादा डिमांड नहीं होगी। अब 250 मतलब कुल मिला के है, डेस्कटॉप पोर्टेबल अलग अलग नहीं सोचा उसने, भाई कुल मिला के जितने भी मॉडल है ना कंप्यूटर के वो x+y हो जाएंगे उसके पास में। तो x+y ये कितना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 250 है। इसने बोला विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स, तो 250 से कम हो सकता है, 250 के बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। तो लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा, है ना। ये डिमांड रेस्ट्रिक्शन हो गया। ये मजबूरी कौन सी है, डिमांड वाली मजबूरी है, इसकी मैंने इनइक्विलिटी बना ली। अब ये इन्वेस्टमेंट की भी तो मजबूरी है, तो इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट बोलते हैं उसको। तो इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा कि उसका जितना भी खर्चा होगा ना वो 70 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो अब देखो एक डेस्कटॉप पर खर्चा आता है ये 25,000 का, और एक पोर्टेबल पर खर्चा आता है 40,000 का। तो कुल मिला के अगर वो x यूनिट डेस्कटॉप खरीदे, पोर्टेबल के y यूनिट्स खरीदे, तो कितना हो जाएगा, डेस्कटॉप का हो जाएगा 25,000 इंटू एक्स, और पोर्टेबल का 40,000 इंटू वाई। ये बन जाएगा 25,000 इंटू एक्स प्लस 40,000 वाई। ये हो गया टोटल खर्चा इतना खरीदने में। ये होना चाहिए अपना 70 लाख से कम, लेस देन इक्वल टू 70 लाख। हो गया क्या, बहुत सारे जीरो इसके अंदर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इनइक्विलिटीज़ तैयार है, बाकी और भी इनइक्विलिटीज़ होती है, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि भाई डेस्कटॉप मॉडल अगर वो खरीदेगा तो या तो 0 खरीदेगा या फिर ज़्यादा खरीदेगा, तो 0 या 0 से ज़्यादा, ऐसे y भी 0 या 0 से ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो दोस्तों I फॉर इनइक्विलिटीज़ बनने के बाद में अब देखेंगे हम O क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, हमें मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। तो ये है ना, ये इसमें क्या देखो डिटरमाइन, यहाँ पर क्या बोला है, मैक्सिमम, ये रहा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए हमें, है ना। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा क्या, प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको हम जेड मान लेते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट बनेगा कैसे, वो डेस्कटॉप बेचेगा तो x यूनिट बेचेगा, एक यूनिट पर फायदा होता है 4500 रुपये का, तो x पर कितना हो जाएगा 45 इंटू एक्स। ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा पोर्टेबल का कितना, 5000 इंटू वाई। ये इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो देखो प्रॉफिट क्या बन जाएगा 4500x प्लस 5000 वाई, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये अपना हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रॉफिट है तो इसकी क्या क्वेश्चन में भी बोला है, इसकी हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। तो आई हो गया, ओ हो गया, अब डी फॉर डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम तो इनइक्विलिटीज़ का बनता है, तो इनइक्विलिटी को सोल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी जगह मैं बराबर का साइन लगा लूँगा,
तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 250। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x की जगह 0 डालेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब एक बार हम y की जगह 0 डाल देंगे तो x की जगह आ जाएगा 250। क्या होता है कि हम 2 पॉइंट्स ऐसे पता कर लेते हैं, फिर इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे लाइन बना के। यहाँ पर आए, लेकिन यार इसको सोल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा। 3 0 से ये 3 0 कट गए। और भी काट सकते हैं कि यहाँ पे 40,000 का 40 बच गया, 25,000 का ये बच गया। 5 से और कट कर सकते हो, 5 से ज़्यादा। तो 5 से इसको कटेंगे तो ये बन जाएगा 5x, और 5 से इसको काटोगे तो ये कितना बच जाएगा 8y लेस देन इक्वल टू 5 इससे काटोगे, ये क्या 70,000 है ना। तो 7 को कट करेंगे तो कितना मिलेगा 1 टाइम, फिर बचेगा 2 20, ये कितना हो गया 20 हो गया। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 बार, और वो 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हमने मॉडिफाई करके ये बना लिया। ये अब हम इस पे काम कर लेंगे। वो थोड़े बड़े नंबर थे तो 70 लाख वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो अब ये ठीक है, इसको अब पहले इनइक्वलिटी का साइन हटा लो तो ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 0 डाल देंगे और एक बार फिर हम y की वैल्यू 0 डाल देंगे, बाकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम डालते हैं x की वैल्यू 0, तो 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1400। इसको सोल्व करना पड़ेगा यार। क्या है, हम x की जगह क्या डाल रहे हैं 0, तो क्या मिलेगा 8y इक्वल टू 1400। तो मैं 8 से ही कट कर लूँगा डायरेक्ट, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 60 हो गया। तो 7 8 56, यहाँ पे 7 बार हो गया, फिर 40 हो गया, ये 5 175, यहाँ पर कितना हो जाएगा 175। और उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें, जैसे y की वैल्यू 0 डाल दूँगा तो 5x इक्वल टू 1400, तो 5x इक्वल टू 1400। इसको इससे काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा 2 बार, फिर 4 0, ये 8 हो जाएगा, और ये वाला 0 ऐसे 280 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 280 है ये। ठीक है, कोमा इधर थोड़ा साइड में लगा देता हूँ। अब देखो, अब है ना, इनको हम डायग्राम पे ही चल रहे हैं अभी, है ना, डायग्राम का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। डायग्राम के लिए वो बना लेते हैं हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस हो गया और इधर अपना एक्स एक्सिस हो गया। अब पॉइंट्स को मार्क करो। अब देखो होता क्या है, पहले इनइक्वलिटी, फिर बाद में हमने ये लाइन बना ली, उसके बाद में पॉइंट्स आ गए, है ना, इनइक्वलिटी लाइन और पॉइंट्स ऐसे। तो पॉइंट्स जो सबसे लास्ट में है ना, उसको सबसे पहले बनाएंगे हम। यहाँ पर क्या है 250 250 और इधर की तरफ ये, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके वाले, ये यहाँ पर है। थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप। देखो मैं बता देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी जो बच गया वो डायग्राम का ही चीज़ें हैं सारे। ठीक है, ये डायग्राम के लिए हैं और ये भी डायग्राम के लिए हैं, ये वाले पॉइंट्स। तो इनको मार्क करेंगे। देखो 0 250 250 0, तो x पे कितना चला, x पे हाईएस्ट देख लो क्या है, ये है 250, और ये वाला है x पे हाईएस्ट कितना 280। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैक्सिमम को प्लॉट कर लेता हूँ। मैक्सिमम कितना 280 है, यहाँ पर 280, तो 280 यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोमा 0। फिर x पे क्या है, वो 250 भी है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा कम लिख लूँगा 250 कोमा 0। एग्जैक्टली आपको एग्जैक्टली बनाओ वो ज़रूरी नहीं है, ऐसे रफ डायग्राम बस, मतलब रफली सही होना चाहिए ये। उसके बाद y वाले देख लो, y यहाँ पर है 250 और यहाँ पर है 175, तो 250 ज़्यादा है ना, वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0,250 और इधर आ जाएगा 175 ऐसे। अब ज्वाइन कर लेते हैं। 250 वाले को 250 वाले से ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला इससे ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, है ना, इस प्रकार। थोड़ा सीधी लाइन ज़रूर होनी चाहिए, भले ही रफ ही हो, लेकिन ये सीधी लाइन ज़रूर होनी चाहिए। स्केल इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसका इक्वेशन यहीं पे इसके साथ में लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन ये यहाँ से निकाला ना हमने, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 250। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 250। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको मिला देंगे तो अपना ये दूसरी वाली लाइन ये बन जाएगी 1400 वाली, 70 लाख वाली जो थी ना, वो बन जाएगी। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ये 1 है 1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन गया ये। ठीक है, ऐसा बन गया। इसकी इक्वेशन इसके साथ में लिख दो। इक्वेशन क्या है 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल, अच्छा नहीं, ये वाली 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400, 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, फिर ये लाइन का डायग्राम बनाया। अब हम इनइक्वलिटी का डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं जो कि इस लाइन पर नहीं होना चाहिए ना, ये लाइन्स है ना, इनके ऊपर वाला पॉइंट नहीं लेते, इनके अलावा कोई पॉइंट लेते हैं जो सबसे आसान हो। तो ये मैं यहाँ पे ये लेता हूँ 0 और 0,0। ठीक है, ये उठाकर मैं इनइक्वलिटीज में डाल के देखूंगा। अगर सेटिस्फाई होती है तो इन लाइन के 0 0 के तरफ वाला पोर्शन आ जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता 0 0 तो फिर दूसरी तरफ वाला पोर्शन आ जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें रखूँगा 250 वाले में, तो 0 + 0 ये 0 बन गया, लेस देन इक्वल 250, सही बात है, 0 तो 250 से छोटा होता ही है। तो 250 वाली लाइन कौन सी, ये वाली, ये इसके 0 0 की तरफ वाला पोर्शन आ जाएगा ऐसे, इसके साइड वाला है ना, इसके 0 0 इधर की तरफ ही तो इधर वाला पोर्शन आ जाएगा। आपको ऐसे पूरा ऐसे पेंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, जब इनका कॉमन पोर्शन आएगा ना उसमें आप जितनी चाहो उतनी पेंटिंग बना देना। क्वेश्चन में ज़्यादा ऐसे गड़बड़ मतलब ऐसे मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये 1400 वाला, 1400 वाला ये, इसमें मैं 0 0 उठा कर डालूंगा तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1400, बिल्कुल यार 0 तो होता ही है 1400 से छोटा, तो इससे भी ये नीचे वाला बन जाएगा ना, ये मतलब ये बॉर्डर है ना इसके नीचे वाला है, क्योंकि 0 0 नीचे है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए नीचे वाला आ जाएगा। अब देखो, अच्छा इनका क्या मतलब है, दो इनइक्वलिटी ये तो होगी, ये भी हो गई, ये भी हो गई 70 लाख वाली। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इनका मतलब क्या है कि भाई x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इनकी तरफ से बोला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इनकी तरफ से मैंने यहाँ पे सिंबल लगा ही लिया, इशारा ही काफ़ी है इनका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हमें इसका इनइक्वलिटी का, इस इनइक्वलिटी का कॉमन पोर्शन ढूंढना है। तो कॉमन पोर्शन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और ये जो 1400 वाली इनइक्वलिटी उसके नीचे भी है, और इस इनइक्वलिटी के इसके भी इधर है, ठीक है। तो सबका कॉमन पोर्शन हो गया। तो IOD डायग्राम बन गया। अब आता है FCT, F मतलब फिजिबल, C मतलब कॉर्नर पॉइंट्स और T मतलब टेबल। तो ये वाला जो कॉमन एरिया होता है ना वो होता है फिजिबल, तो ये क्या हो गया अपना फिजिबल रीजन हो गया ये। तो F हो गया, चलो इतना सा ही होता है। C मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, तो यहाँ पर ये तो O है, इसी है ना फिजिबल रीजन के ही कॉर्नर पॉइंट्स, और किसी का नहीं, ऐसे नहीं आप इस ट्राइंगल के ढूंढ रहे, नहीं। ये O हो गया, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 250,0। ये B, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, नहीं पता, और ये पॉइंट क्या हो गया C हो गया, जो कि हमें पता है। B के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4B, अपनी एक ही स्टाइल है, इधर हम कर लेते हैं B के लिए। B जो पॉइंट है वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइंस का, तो इसकी इक्वेशन को और इसकी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, है ना। और यहीं पर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के लिख लेते हैं इन चीज़ों को, कि जैसे ये तो बड़ी इक्वेशन है, इसको तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, कितना है 5x + 8y, 5x + 8y = 1400। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है ना, ये देखो, इसमें मैंने सोच लिया कि ये जो x है ना, x इसको काटना है, यहाँ पे क्या है 5x, यहाँ पर क्या है x + y, तो एक ही x है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लूँगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5x + 5y = 250 का 5 गुना कितना होता है यार, 1250 होता है ना, हाँ। तो बन जाएगा 5x + 5y = 21250, ऐसा हो गया। माइनस 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 ये कट गया, ये कितना मिला, ये मिला 3y = इधर कितना मिलेगा 150 होगा क्या, 1250 और ये 1400 है, तो 1300, और वैसे हाँ सही बात है, हिसाब किताब सही है अपना। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 उसको काटेगा तो 50 हो जाएगी, y की वैल्यू 50 आएगी। इसका मतलब ये जो 4b है ना, b के ही तो y कोऑर्डिनेट मिला है हमें, ये कितना 50, x कोऑर्डिनेट और चाहिए, तो इसको इधर ही सोल्व कर रहे हैं ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 50 उठाकर इसमें डाल दो, ये 5 तो भूल जाओ, ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने। y की वैल्यू 50 यहाँ पे डालूंगा तो 50 उसमें माइनस हो जाएगा 250 में से, तो कितना मिलेगा हमें 200 मिल जाएगा, कितना 200। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 200 आ गया। देखो दोस्तों क्या क्या हो गया अपना, इनइक्वलिटीज़, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डायग्राम, फिजिबल रीजन आ गया, फिर कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया, T4 टेबल बनेगी। अब तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेबल में क्या, एक कॉलम आएगा कॉर्नर पॉइंट्स का, और एक कॉलम आएगा यहाँ पर किसका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट, जेड का आएगा, ये है यहाँ पे 4500x 5000y, तो यहाँ पे z क्या है 4500x + 5000y, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है यहाँ पे OABC है, तो OAB और यहाँ पर C। O की कोऑर्डिनेट्स 0,0, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये 250,0, B के ये है 200 और 50, 250, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ये यहाँ पर है ना, C के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, क्या है 0,175, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स उठाएंगे, इस प्रॉफिट में डाल के देंगे। कॉर्नर पॉइंट्स ये पॉइंट नहीं है, एक टाइप से x कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, टाइप ए वो डेस्कटॉप था ना उनकी संख्या है, y मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट मतलब पोर्टेबल कंप्यूटर्स की वो है नंबर ऑफ यूनिट्स। ये उठाकर यहाँ पे देखेंगे, ये अपना क्या है, ये अपना प्रॉफिट है, दिस इज आवर
प्रॉफिट फॉर्मूला, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो ये उठा के रखो, 0 0 रखूँगा तो 0 + 0 ये 0 बन जाएगा। 250 रखूँगा तो यार ये तो हो बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो ये 0 एक यहाँ पर है और 2 0 यहाँ पर, तो ये तो लगाओ 3 0 तो हो गया। 25 को मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रफ का इस्तेमाल कर लेता हूँ। 25 × 45, 25 × 5 125, 25 × 4 ये हो गया 100, कितना हो गया 1125, यहाँ पे 1125 लग जाएगा, 11,25,000। फिर यहाँ पे 200 और 50 रखूँगा तो 200 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर लगेगा टाइम। तो 200 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 200 में 2 0 और इसमें भी 2 0, तो लग जाएंगे 4 0। फिर उसके बाद में 2 होगा 45 से मल्टीप्लाई, तो 45 का डबल 90 हो जाएगा, ये लो 90। अच्छा 9 लाख, ठीक है। अच्छा अब ये 50 है ना, 50 ये होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर रखूँगा, तो 50 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें, 1 0 तो इसका 1 2 3 4, टोटल 4 0 हो गए, 1 2 3 4। ये जो 5 है वो इसके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा 25, तो ये हो गया। इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये हमने यहाँ पे रखा और इन दोनों में प्लस है, तो जोड़ के कितना आंसर आएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 4 0 तो हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद में ये 25 बच गया और इधर ये 90 बच गया, तो 0 और 5 ये तो 5 हो जाएगा, और 9 और 2 ये 11 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। चलो ठीक है। फिर भी अब 175 उठा के यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, तो ये तो चलो ख़त्म हो गया। 175 यहाँ पे डालूंगा तो इसके पास तो कोई 0 है नहीं, इसके पास है 3 0, तो वो तो लिख लेते हैं सबसे पहले 3 0, वैसे लग नहीं रहे यहाँ से कुछ मैक्सिमम मिलेगा। फिर भी 175 को 5 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, इधर कर लेते हैं 175 × 5, तो ये 25 का 5 हो गया, फिर 2, फिर ये कितना होता है 35 और 2 37 का 7, फिर बच गया हासिल 3, फिर ये 5 और ये 3 ये हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 875, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना था, अगेन रिमेंबर हमें करना क्या था, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़। तो ये है प्रॉफिट अलग अलग केसेस में, इनमें देखो कि ये जो प्रॉफिट है ये मैक्सिमम कहाँ होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे कोमा लगा लेता हूँ थोड़ा सावधानी के लिए, यहाँ पर भी कोमा और यहाँ पर भी कोमा। ये 11,25,000, वो तो जीरोज़ को तो कौन देखेगा, 11,50,000, 8,75,000, तो इन सब के अंदर मैक्सिमम ये हो गया 11,50,000 ये वाला ना, ये हो गया प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या हो गया, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, जो कि कहाँ पे मिल रहा है, हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 200 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 50। एक्स की वैल्यू है 200 और वाई की वैल्यू क्या है 50 है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताना क्या है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। अगेन क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप की बतानी है, मतलब डेस्कटॉप मॉडल की भी और पोर्टेबल मॉडल की भी, ठीक है दोस्तों। यार आपको ना बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बेयर द म्यूजिक, या फिर आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन यार मेरी मजबूरी है अभी, है ना, मेरी भी मजबूरी है, यहाँ पर इनइक्वलिटी नहीं बना सकता मैं, लेकिन अब वो बजा रहे हैं ना, मतलब मैंने काफ़ी देर से ट्राई किया कि यार बीच का कोई स्लॉट में बना लूँ, लेकिन पता नहीं आज तो पूरे दिन ही बज रहा है। खैर मैक्सिमम प्रॉफिट में एक्स की वैल्यू इतनी होगी, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट तो ये हो गया, एक्स की वैल्यू 200 मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, डेस्कटॉप मॉडल होंगे 200, और वाई मतलब अपना 500 मिला ना, सॉरी 50 मिला, वो है पोर्टेबल। तो 200 तो होने चाहिए, खरीदने चाहिए उसको डेस्कटॉप मॉडल, मतलब ये स्टॉक में रखना चाहिए, और पोर्टेबल मॉडल कितने होने चाहिए उसके पास में, 50 होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखो क्या बोला है, ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। टू फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। फूड F1 कॉस्ट्स ₹4 पर यूनिट फूड एंड F2 कॉस्ट्स ₹6 पर यूनिट। ठीक है, तो ऐसा दे रखा है यहाँ पे, दो टाइप के फूड है F1 F2, दोनों की कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है पर यूनिट। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। तो F1 का कॉम्पोजिशन बता दिया, 3 विटामिन और विटामिन ए है 3 यूनिट और वहाँ पर 4 यूनिट मिनरल्स है। फिर क्या बोला, 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। फिर आगे तो क्या है, फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, फाइंड दी मिनिमम कॉस्ट
फॉर डाइट दैट कंसिस्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज टू फूड्स एंड ऑल्सो मीट्स द मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, 2 टाइप के फूड है, उनका मिक्सचर बना के हमें एक डाइट तैयार करनी है। उस डाइट में कम से कम विटामिन ए कम से कम 80 यूनिट्स तो होनी चाहिए और मिनरल्स कम से कम 100 यूनिट्स तो होने ही चाहिए। तो ये होगी अपनी मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद में क्या बोला कि मिनिमम कॉस्ट हमें बतानी है, यहाँ पे खर्चा भी दे रखा कि एक्चुअली विटामिन ए और मिनरल्स डायरेक्ट नहीं मिलते, ये किसी फूड के अंदर मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर हमें एक टाइप से फूड खरीदना पड़ेगा F1 और F2, उनमें अलग अलग टाइप की कॉम्पोजिशन भी है कि ऐसा नहीं कि F1 में प्योर ये विटामिन है या फिर F1 के अंदर प्योर मिनरल है ना, उनमें भी ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, एक टेबल, ताकि हमें ना पूरा बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। वो टेबल किस हिसाब से बनाएंगे, यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट दैट कंसिस्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज 2 फूड्स। हमें एक डाइट बनानी है, उसके अंदर उसकी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। और मिनिमम कॉस्ट, अब डाइट में क्या है, F1 F2 2 फूड है, तो हमें F1 F2 के अकॉर्डिंग टेबल बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं टेबल बनाने का काम चालू करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फूड F1 और इधर लिख लेता हूँ मैं F2, ठीक है। और इनको अलग अलग हम स्टडी कर लेंगे, जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी ना। वैसे इतनी बड़ी टेबल की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप फिर भी बना लो। अच्छा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई कितना कितना हमें चाहिए, फूड F1 कितना चाहिए, फूड F2 कितना चाहिए, ऐसा हमें खुद से फील करना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। हमें तो बस ये बोला है कि भाई जो भी डाइट है उसमें F1 F2 है, उनका खर्चा कम से कम होना चाहिए ना, कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट। तो फिर हमें ये ऐसा सोचना पड़ेगा, जब हम बाजार से F1 और F2 खरीदेंगे ना, तो अब इनकी कितनी कितनी यूनिट्स हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूनिट्स, ठीक है। और यूनिट समझ लो कि F1 की यूनिट्स हमने खरीदी X और F2 की कितनी खरीदी हमने Y। अब चलो यूनिट्स हमने खरीद ली, अब यहाँ पर ना चूँकि पैसों की बात सबसे पहले कर लेते हैं, कॉस्ट खर्चा प्रॉफिट वो सब पहले है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉफिट तो वाली बात है नहीं, कॉस्ट आएगा, खर्चा मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा देखो, तो फूड F1 की रेट क्या है 4 रुपये पर यूनिट और F2 की रेट क्या है 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो कॉस्ट है वो रुपीज़ में है, रुपीज़ पर यूनिट। तो इसकी कितनी है, यहाँ पर है 4 F1 की कॉस्ट और F2 की रेट क्या है 6, है ना, ये 6 है, ठीक है। ये भी हो गया, पैसों की बात होगी। अब यहाँ पे विटामिन और ये मतलब न्यूट्रिशंस की बात कर लेते हैं कि F1 के अंदर कहाँ गया F1, ये हाँ ये रहा, F1 कंटेंस 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, है ना। F1 में 3 यूनिट्स है। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम और बना लेता हूँ, एक तो विटामिन का, विटामिन ए का, और एक क्या है यहाँ पे मिनरल्स, एक मिनरल्स का बना लेता हूँ। तो F1 में बोला है यहाँ पे 3 यूनिट्स विटामिन ए और 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में अब आगे क्या बोला है कि F2 के अंदर क्या है 6 यूनिट्स और 3 यूनिट्स, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऐसे जब आप देखोगे ना, एक्चुअली यार मैं बार बार आपको इसे दिखाऊँ हटाऊँ तो उससे ना पता नहीं चलता, तो आप बुक से कनेक्ट कर सकते हो ना मेरी बातों को। इतना हो गया। अब देखो अपना प्रोसेस कैसे चलेगा, ये टेबल तो तैयार होगी। अब हमें क्वेश्चन को मुड़ के नहीं देखना, हाँ 1-2 चीज़ें वो भी लिख लेंगे। हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा आई मतलब इनइक्वलिटी, है ना, इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर अब मैं इनइक्वलिटीज़ के साथ यहाँ से काम चालू करता हूँ। इनइक्वलिटीज़ किस पे बनती है, मजबूरी पे बनती है, पाबंदी पे बनती है, कॉन्स्टेंट्स जिनको हम बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ए डाइट इज़ टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना तो होना ही होना चाहिए ना, मिनिमम 80 होना चाहिए और इधर भी मिनिमम कितना होना चाहिए 100 ये मिनरल होने चाहिए। तो इसका कितना है 80 और इसका कितना बताया 100। ये क्या है एट लीस्ट ये 80 यूनिट्स होनी चाहिए विटामिन ए, ये कंप्लीट है ना। और मिनरल कितने होने चाहिए 100 यूनिट्स होने चाहिए एट लीस्ट, ठीक है। अपनी जो इनइक्वलिटीज है ना वो इन्हीं पर बनेगी। देखो कैसे, जब फूड 1 जो F1 है उसकी हम 1 यूनिट लेते हैं तो विटामिन ए उसमें 3 यूनिट होती है, और ऐसे ही फूड 2 में 1 यूनिट उसकी खरीदते हैं तो उसमें विटामिन ए होती है 6 यूनिट्स, है ना, उसके कोई छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं। तो अब चूंकि हम 1-1 यूनिट थोड़ी ले रहे हैं यहाँ पे F1 F2 के, हम तो इसके X और इसकी Y ले रहे हैं, तो ये X उससे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 3x विटामिन, और फूड 2 से मिल जाएगा 6y, तो क्या बन जाएगा 3x + 6y इक्वल टू नहीं, ये एटलीस्ट है कि इतनी तो विटामिन ए होनी चाहिए, तो ज़्यादा भी हो सकती है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या है कम से कम, तो कम से कम जो चीज़ होती है ना उससे हम ज़्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है।
एटलीस्ट 60, इससे ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके बराबर या इससे ज़्यादा चल जाएगा, इससे और कम नहीं चलेगा। ये तो किसकी, ये होगी विटामिन ए की, विटामिन ए की ये रेस्ट्रिक्शन होगी। अब यहाँ पे जो मिनरल वाली रेस्ट्रिक्शन है वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मिनरल के लिए क्या कहा जा रहा है कि कम से कम, ये भी एटलीस्ट है ना, एट लीस्ट, तो ये भी 100 यूनिट्स तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो फूड 1 हम x यूनिट्स खरीद रहे हैं, 1 यूनिट में 4, तो x यूनिट्स में 4x, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस। फिर उसके बाद में F2 की y यूनिट्स है, 1 में 3 होता तो y में कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये मिनरल हो गया टोटल, जो कि एटलीस्ट 100 यूनिट तो होना ही चाहिए। तो 100 या 100 से ज़्यादा हम ऐसे लेके चलेंगे, ये इनइक्वलिटीज़ तैयार होगी। बाकी और भी यूनिट्स यहाँ पे इनइक्वलिटी होती है, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप देखोगे तो हर सवाल में आएगी, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो नेगेटिव में थोड़ी खरीदेंगे, 0 या 0 से तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। हाँ, अब उसके बाद में आई हो गया। अब अगली चीज़ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो चीज़ जो चीज़ हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट हमें बतानी है। तो मिनिमम कॉस्ट तो अपना मिनिमम क्या बताना है, कॉस्ट बताना, मिनिमम क्या, कॉस्ट लिख रखा है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, अपना कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट को मैं जेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको हम जेड से लिखते हैं। तो वो कॉस्ट क्या होगी, F1 की 1 यूनिट का खर्चा है 4 रुपीज़, 4 रुपीज़, और F2 की 1 यूनिट का खर्चा है 6 रुपीज़। तो इसकी x लूँ, इसकी y लूँगा तो क्या हो जाएगा खर्चा, ये 4x हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4x प्लस 6y, ये है कॉस्ट। तो कॉस्ट हमें हमेशा क्या करनी होती है, मिनिमाइज। क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसको आप अलग समझ सकते हो। अब हम अगली चीज़ किस पर काम करेंगे, आई इनइक्वलिटी हो गया, ओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब डायग्राम बनाना हमें, तो डायग्राम बनाने के लिए मैं जाऊँगा इन इनइक्वलिटीज़ के पास, इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम बनाना हमें। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये इक्वल का, ये इनइक्वलिटी का साइन हटा के पहले हम बराबर का साइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 80, ये कितना बन जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो कैसे करना चाहिए हमें, सबसे बढ़िया तरीका है x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू निकाल लो, फिर ऐसे ही अगले वाले पॉइंट में y की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू निकाल लो, और ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे 0 कोमा समथिंग कोमा फिर समथिंग कोमा 0। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 6y बराबर 80 हो जाएगा। तो 6 का 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 40/3, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये खत्म, ये 3 है और ये 3x और ये 80, तो ये हो जाएगा 80/3। यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर देखो x की वैल्यू में 0 डालूंगा ये, तो 3y बराबर 100, तो ये कितना हो जाएगा 100/3। दूसरे वाले पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें y की वैल्यू 0 डाल दूंगा, 4x इक्वल टू 100 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये तो पूरा अच्छे से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें पॉइंट तो पता चल गए। अब क्या करेंगे, अब हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इधर मैं बना लेता हूँ डायग्राम, D4 डायग्राम। सबसे पहले ये अपना y एक्सिस हो गया, इधर बना गया अपना x एक्सिस, और उसके बाद में पॉइंट्स को देखो। पॉइंट्स यार थोड़े फ्रैक्शन वाले हैं, लेकिन थोड़ा हम कर लेंगे एडजस्ट ना, कर लेंगे, इनको लिख लेंगे। पहले x एक्सिस पर मार्क कर लेते हैं, ये वाले, ये x एक्सिस वाले पॉइंट है दोनों, तो क्योंकि इनमें y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये तो है 25, साफ साफ पता चला। ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली बताओ, 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मिलता है 2, फिर 6, तो ये हो जाएगा 26। ये थोड़ा ज़्यादा है, 80/3 ज़्यादा है, तो पॉइंटों में निकाल के देख सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा आएगा। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 80/3, 0, और 25 थोड़ा कम पड़ जाएगा ये, क्योंकि ये है 26 पॉइंट समथिंग और दूसरा अपना है 25, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये y कोऑर्डिनेट वाले हैं ना, ये y एक्सिस वाले हैं ये, तो यहाँ पर ये 40/3, ये 100/3, तो ऑब्वियसली 100/3 ज़्यादा हो जाएगा, 40/3 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदाजे से ही चलता है सब कुछ, एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको कि एकदम परफेक्ट हो, नहीं, काम चलना चाहिए बस। यहाँ पे हो गया और ये हो गया। दूसरा क्या है, 40/3 है, तो यहाँ पे बना लेता हूँ 0,40/3, ऐसा हो गया। अब इनको मिलान करते हैं, इनका ना इनका डायग्राम। अब देखो हम जैसे इनइक्वलिटी है ना, तो उससे ये बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं। तो डायग्राम में ना हम उल्टा करते हैं, पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं, फिर लाइन का, फिर बाद में इसका। तो अब देखो 40/3 वाला 80/3 से मिल रहा है, 40/3 वाला 80/3 से मिल रहा है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके साथ इसका वो इक्वेशन लिख ही लो। इसकी इक्वेशन क्या है, 40/3 80/3 वाली की ये है 3x + 6y = 80।
तो यहाँ जाएगा 3x + 6y = 80 इसके साथ। अच्छा दूसरी वाली, अब ना ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब ये दोनों पॉइंट ये वाले, तो इनको ज्वाइन करेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन से, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए यार, ओ बच गया। यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन ये 4x + 3y = 100, ये हो गया 4x + 3y = 100, ठीक है। हाँ अब डायग्राम बन चुका है, इसके बाद में क्या करते हैं हम, डी हो चुका। अच्छा लेकिन डायग्राम अभी पूरा नहीं बना यार, इनइक्वलिटी का डायग्राम कहाँ बना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, जैसे हम हमेशा यहाँ पर ये लेते हैं 0,0, ये पॉइंट उठाकर इनकी जो इनइक्वलिटीज़ है ना, इक्वेशन में नहीं इनइक्वलिटीज़ में डाल के देखते हैं, ताकि अब फाइनली इनका डायग्राम बन जाए। तो 0 0 में यहाँ डालूंगा तो 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 0 क्या > 80, ये चीज़ बात सही है, 0 80 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है ना, ये बात गलत है। तो जो 80 वाली लाइन है ना, कौन सी, ये वाली, इस लाइन के इधर है 0 जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर इधर वाला नहीं बनेगा, इससे दूर भागने वाला बनेगा, मतलब इसके इधर वाले को हम शेड कर देंगे, ये जो लाइन दिख रही है ना ये वाली, इस लाइन के दूर वाला शेड कर देंगे, शेड नहीं करेंगे बस यहाँ पे एक इशारा छोड़ देंगे, शेड करेंगे तो क्या थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाता है, बस एक इतना इशारा काफ़ी है, ये बन गया। अब दूसरी वाली लाइन पर आती है 100 वाली जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये इसमें मैं 0 0 डालूंगा तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 > 100, सही बात है क्या, नहीं गलत बात है ये तो, 0 तो 100 से बड़ा नहीं होता, 0 तो छोटा होता है, तो इसमें भी वो 0 से दूर भागने वाली बात हो जाएगी, यहाँ से भी हम आगे उस तरफ जाएंगे तो ये भी उस तरफ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया, ये हुआ। अब शेड करेंगे, इनका ना कॉमन पोर्शन ढूंढेंगे, इनका भी देख लो x > 0 y > 0, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इनका, मतलब तो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम, इस इनइक्वलिटी का डायग्राम, इन चारों इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम का कॉमन पोर्शन कौन सा का वो देखना है। तो अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए डायग्राम, इस लाइन के उधर और इस लाइन के भी उधर होना चाहिए, तो आप साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला, समझ सकते हो ना, ये कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या होगा, फिजिबल रीजन। अपना डायग्राम के बाद अगला काम क्या होता है, फिजिबल रीजन, तो ये हो गया अपना फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, इन सब का कॉमन, जितने भी इनइक्वलिटीज है ना सबका कॉमन एरिया हो जाएगा फिजिबल रीजन। तो FIOD हो गया, F फिजिबल रीजन हो गया। अब आता है C फॉर कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस बार ना इधर अंदर वाला कुछ नहीं है, इधर बाहर वाला है, तो ये बन जाएगा कॉर्नर पॉइंट, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट। इधर ये जो 25,0 है या फिर ये, इनका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, समझ गए, बस ये इन कॉर्नर पॉइंट्स का महत्व है। इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B और इसको बोल देता हूँ C। A के कोऑर्डिनेट्स तो पता है 80/3,0, B के कोऑर्डिनेट्स अभी निकाल लेंगे और C के कोऑर्डिनेट्स ये 0,100/3। तो यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4B। ये रफ का काम है, आप चाहो तो रफ में कर सकते हो, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। 4B मतलब B के लिए हम क्या करेंगे, देखो B के कोऑर्डिनेट्स के लिए B पॉइंट पर ये और ये दोनों लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो इनकी इक्वेशन क्या है, 3x + 6y = 80 और इसकी ये है। यहाँ पर मेरी नज़र बन गई y पर, y को कट कर दूंगा ना, y को काटूंगा मैं। तो दोस्तों यार आपको ना बैकग्राउंड में म्यूजिक का आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आपको गानों की आवाज़, डीजे बज रहा पास में, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि यार क्या कर सकते हैं यार इसमें, ना मना रहे खुशियाँ मना देते, लेकिन हमें यार डिस्टर्बेंस हो रहा ना मेरे को, मतलब मैंने ना बार बार ऐसे ढूंढा कि यार किस स्लॉट में बनाऊँ, मतलब क्योंकि आज तो पूरे दिन भर बज रहा है ये, मतलब मैंने कोशिश की, आप देखोगे ना तो आपको तो लगेगा अलग अलग दिन मिलेंगे वीडियोस, लेकिन मैंने ना ये जो एक्सरसाइज 12.2 है इसके सारे वीडियोस एक ही दिन में बना रहा हूँ, तो मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। खैर कोई ना, आप एंजॉय करो म्यूजिक को भी और वीडियो को भी, ठीक है। देखो 4B के लिए हम इसकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो y पे नज़र बना ली मैंने, ये 6y है 3y है, तो यार इसके साथ में 6 है, इसके साथ 3 है, तो इसका डबल कर लूँगा ना, तो ये y से y कट जाएगा। एक्चुअली हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और एलिमिनेशन मेथड दिमाग में मेरे चल रही है। तो पहले इसको लिख लेता हूँ 3x + 6y = 80 और इसको लिख लेता हूँ, ऐसे इसको डबल करके लिखूँगा तो 4x का डबल 8x और 3y का डबल कितना हो जाएगा, 3y का डबल हो जाएगा 6y = इधर कितना हो गया, ये 200 माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना होगा माइनस का 5x और ये कितना हो गया 200 और 80 20 और वो हाँ 120 हो गया 120, वो भी माइनस का
माइनस माइनस कट जाएगा, 5 उसको काटेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी कि 24, हाँ ठीक है 24 हो गई। इस पॉइंट का, इस b पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 24 है, कोमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये x की वैल्यू 24 उठाकर मैं x की वैल्यू 24 उठा के इसमें डाल देता हूँ, तो 24 इंटू 4, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। खैर ज़्यादा हो तो हो, करना तो पड़ेगा। यहाँ पे 24 उठाकर यहाँ रखूँगा तो 24 का डबल 48 का डबल 96, तो ये हो जाएगा 96, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4/3, ये हो गया 4/3, ऐसा बन गया। अब कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट, तो c हो गया। अब अगला काम किसका है, T4 टेबल। यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, टेबल बनाएंगे। टेबल में अपने आगे ये कॉर्नर पॉइंट्स, फिर क्या बनेगा, यहाँ पर z आ जाएगा। z मतलब वही अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कोस्ट को मिनिमम करना ना। कोस्ट क्या है, 4x + 6y, 4x + 6y, तो z मतलब 4x + 6y। ठीक है, ये टेबल ये समझ लो यहीं पे ख़त्म होगी। ये अपनी कोस्ट है, इसको मिनिमाइज करना है। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ये है a b एंड c, है ना, a b c है, तो यहाँ पर a आ गया, b आ गया एंड c आ गया। a के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 80/3, 0, b के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 24, 4/3, c के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 0, 100/3, 0, 100/3। देखो अब ये एक एक पॉइंट उठाकर यहाँ डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रफ का काम पड़ेगा, तो रफ तैयार कर लेता हूँ मैं। हाँ देखो, ये 80/3 यहाँ पे डालूंगा, x की जगह तो क्या मिलेगा मेरे को, 80, x की जगह डालूंगा, y वाला तो मिलेगा नहीं, तो बस इसी की कैलकुलेशन करनी है। मैं x की जगह ये डालूंगा तो 4, x की जगह 80/3। सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर कितने हो जाएगा, 4 8 जाए 32, 320/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 320/3। और उसके बाद में ये 24 और ये डालूंगा मैं यहाँ पर, तो x की जगह तो आ जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 4 × 24, और y की जगह आ जाएगा 4/3 यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 6 × 4/3, है ना। ये इसको सोल्व करना, तो ये इसको काटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 × 4, ये 4 है, ये थोड़ा पेपर उठ जाता है ऐसे, तो ये 8 हो गया। और इसको सोल्व करेंगे तो ये 96 हो गया, 96 और ये 8, ये हो जाएगा कितना, 104 हो जाएगा, 104। इसका कितना आंसर आ गया, 104। ये 100/3, 0, 100/3, तो x वाला तो 0, y वाले की जगह आ जाएगा 100/3, तो 6 × 100/3, 3 इसको काटेगा तो 2, ये बन जाएगा 200। ये कितना हो गया, 200 हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत यार ये है ना, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये तो सब मतलब सही आ गया इंटीजर में, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 20 है तो बन जाएगा, 0 लगाऊंगा तो फिर 20 बन गया, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 2 2 6.666, ऐसा चलता चला जाएगा। अब देखो ये ना, ये जेड क्या है, व्हाट इज जेड, जेड है कोस्ट, जो कि हमें क्या बतानी है, मिनिमम, है ना। ये क्या है, इनको अलग कर लेता हूँ, डायग्राम वाली चीज़ें अलग है। ये जो जेड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या आपने, ये है कोस्ट, ये हमें क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। मिनिमाइज करनी तो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, 106, 104, 200, इनमें सबसे मिनिमम ये है ना। तो ये क्या होगी, अपनी मिनिमम कोस्ट होगी, है क्या होगी, मिनिमम कोस्ट। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली गई है, यहाँ पर आप देखोगे तो फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, वैसे हमने किया। यहाँ पे आप इनइक्वलिटीज़ वगैरह दिखा सकते हो कि कौन कौन सी इनइक्वलिटीज़ तैयार हुई है। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट आ गई ना, मिनिमम कॉस्ट डाइट की ये है 104 रुपीज़। और फिर क्या बोला, दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सर ऑफ, ठीक है ऑल्सो मीट्स द मीन, हाँ ठीक है, ये सब तो रिक्वायरमेंट हमने पूरी की है, तो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी 104। और आप कि भाई इसको कैसे फॉर्मुलेट किया, है ना, कैसे हमने इसके फॉर्म मतलब क्वेश्चन पढ़ के कैसे हमने इसको फॉर्मूलाज में डाला है, कैसे मैथमेटिकल चीज़ों में इसमें डाला है। तो आप ये इनइक्वलिटीज बता सकते हो कि एक इनइक्वलिटी ये है, एक ये है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, ये भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपना मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट, ये आंसर हो गया 104। देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या बोला है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4 होता है क्या, मैं वही लेके चलता हूँ। देखो फिर एंड F2 कंसिस्ट्स ऑफ 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड
आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल conditions, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for the crop, for her crop. इफ़ F1 कॉस्ट यहाँ पे उनका खर्चा दे रखा है कि 6 रुपीज़ पर केजी और यहाँ पर क्या है F2 की है 5 रुपीज़ पर केजी. डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो दैट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स आर मेट एट ए मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए. व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट? हमें क्या बताना है? डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप. हर एक टाइप की कितनी क्वांटिटी में खरीदनी चाहिए. हाउ मच यहाँ पे क्या बोला? शुड बी यूज्ड, है ना. शुड बी यूज्ड मतलब क्वांटिटी बतानी है कि F1 फर्टिलाइजर कितना खरीदें, कितना किलो खरीदें, और F2 कितना केजी हम खरीदें. फिर बाद में वो मिनिमम कॉस्ट भी हमें बतानी. तो सारा काम एक साथ ही हो जाता है. यहाँ पर आप चीज़ों को समझो. मेनली हमें दो फर्टिलाइजर लेके काम करना पड़ेगा, F1 और F2. तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर टेबल तैयार करता हूँ. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर ना परसेंटेज भी है 10%, 6%. तो इस परसेंटेज को हमें मतलब रियल किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई कर करा के. तो फिलहाल मैं टेबल बनाना स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्टिलाइजर F1 और यहाँ पे ले लेता हूँ F2. तो यहाँ से ना ऐसे अलग अलग कर लेते हैं. देखो थोड़ी जगह बना के चलेंगे. यहाँ पर जो F1 फर्टिलाइज़र है ना, इनकी जो क्वांटिटी है, वो केजी के अंदर है ना. यहाँ पे लिख लेता हूँ X केजी और ये Y केजी हम खरीदेंगे बाज़ार से. उसके बाद में यहाँ पर अब खर्चे की भी बात कर लेते हैं ना यार साथ के साथ ना. वो फिर परसेंटेज वाला एग्जाम लास्ट में कर लेंगे. F1 कॉस्ट ₹6 पर केजी और F2 है ₹5 पर केजी. तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट जो कि है रुपीज़ पर केजी. F1 का कितना है? F1 का यहाँ पर है 6 और F2 का कितना है 5. ये मैंने लिख लिया है. अब आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन. तो इसको मैं N2 लिख देता हूँ. वैसे यहाँ पर N2 जरूरी नहीं है एग्जैक्टली वैसा ही हो, उसी फॉर्म में हो. तो N2 लिख देता हूँ. इधर की तरफ फॉस्फोरिक एसिड भी चाहिए. तो मैं मान के चलाऊँ कि यार ये होता है शायद H3PO4. आप कमेंट में बताना कि ये सही में यही होता है क्या. मैं फॉस्फोरिक, अगर ये नहीं हो ना तो मेरे को माफ़ कर देना भाई. ये H3PO4 में मतलब बस इतना यादें हैं, बस फॉस्फोरिक एसिड ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला. एक फॉस्फोरस होता है, एक फॉस्फोरिक, इस टाइप से मेरे को बस थोड़ा बहुत पता है. H3PO4 में लेके चल रहा हूँ. ठीक है. अब इसमें ना ये बोला कि नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइज़र 1 के अंदर नाइट्रोजन कितना है. तो ये है F1 कंसिस्ट 10% नाइट्रोजन, है ना. इसमें बोला कि ये है 10%. अब देखो 10% से काम नहीं चलता. जब हम खेत के अंदर नाइट्रोजन ये डालते हैं, फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं फार्म के अंदर, तो वहाँ पर ऐसे परसेंटेज थोड़ी डालते हैं. वहाँ पर तो हमें किलोग्राम में डालना पड़ता है ना. तो हमें 10% निकालना पड़ेगा. अब ये किसका है? देखो जो F1 फर्टिलाइज़र है ना, उसका अगर हम 1 केजी लेंगे तो उसमें उसका 10% नाइट्रोजन होता है उसके अंदर. तो अगर हम X केजी खरीदेंगे तो X का फिर 10% आ जाएगा यहाँ पर ना. 10% ऑफ वॉट? F1 का ही 10% है यहाँ पर, और कोई किसी और चीज़ का नहीं है. तो 10% का मतलब इस X का 10% क्या हो जाएगा? X इंटू 10/100. ठीक है. सोल्व वगैरह बाद में देख लेंगे, कहीं पे करना हो तो करेंगे, वरना रहने देंगे. अच्छा, F1 के अंदर ये भी बोला है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये है देखो 10% 6%, और अगले वाले F2 में है 5% 10%. तो पहले मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ. यहाँ पर है 6% और इसमें दे रखा है F2 वाले में 5% नाइट्रोजन, और फिर है ये 10% यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड. तो देखो अब इनको ना परसेंटेज हटा लेते हैं इनका. फॉस्फोरिक एसिड 6% है, 1 केजी का 6%, तो X केजी का वो उसका भी हो जाएगा 6%. तो क्या जाएगा? X इंटू इसका 6%, 6/100. ठीक है. यहाँ पे 6% को कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा? 6% ऑफ X, मतलब ये 10% ऑफ X ऐसे, तो मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, यहाँ पर आते हैं 5%. तो ये क्या है? ये F2 का है. अगर आप F2 1 किलो लोगे ना तो उसका 5% नाइट्रोजन होगा और उसमें 10% फॉस्फोरिक एसिड होगा. तो अगर आप Y केजी लोगे तो इसका 5% ले लेंगे, Y इंटू 5/100, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? Y इंटू 10% तो 10/100 ये लग जाएगा. ठीक है. अब ये केजी में कन्वर्ट हो गए. पहले ये क्या थे? ये परसेंटेज में थे, अब ये केजी में हो गए. इधर भी सब कुछ केजी में चला ना, तो किलोग्राम में बन गए अभी ये. तो अब हम अपने उस एल्गोरिदम में ढल जाते हैं कि सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इनइक्वलिटीज़, है ना. इनइक्वलिटीज़ के लिए यहाँ पर कंडीशंस दे रखी है. एक बार और देख लो लास्ट बार कि यहाँ पर क्या दे रखा है. देखो कंडीशंस कहाँ है कि कितना कितना तो डलना चाहिए एटलीस्ट. ए फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ना यहाँ पे लिखा है ना, एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर हर क्रॉप
तो कम से कम 14 किलो नाइट्रोजन और 14 किलो फॉस्फोरिक एसिड तो होना ही होना चाहिए एटलीस्ट। तो जो नाइट्रोजन है ना ये कुल मिला के एटलीस्ट 14 kg होनी चाहिए, और ये भी एटलीस्ट कितना हो चाहिए 14 kg होना ही होना चाहिए। यहाँ पर भी एटलीस्ट है आगे की तरफ। तो हम ये जो मजबूरी है ना कि भाई इतना तो डालना ही है ना, इतना तो हमें डालना ही है, ये मजबूरी या पाबंदी कुछ भी समझ लो आप, तो इसी से बनती है अपनी इनइक्वलिटीज़। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा अपना, इनइक्वलिटीज़ तैयार करने का। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन वाली पाबंदी पे काम करता हूँ। नाइट्रोजन में इसमें हमें 14 kg चाहिए एटलीस्ट कम से कम। तो होगा क्या कि यार अच्छा ये तो हमने कंटेंट निकाल ही नहीं है ना यार, डायरेक्ट ही कर लेंगे है ना, डायरेक्ट ही कर लेंगे। अगर हम x kg खरीदेंगे तो इतना उसमें क्या हो जाएगा नाइट्रोजन होगा। तो इस बार ना जैसे जनरली में क्या करता था 10% मतलब 10/100, फिर उसको हम इससे मल्टीप्लाई करके लिखते थे। इस बार मैंने मल्टीप्लाई कर ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे लिख लूँगा। नाइट्रोजन कंटेंट कितना है फर्टिलाइजर 1 में, ये है 10%, मतलब x का 10%, x इंटू 10/100 प्लस। अब नाइट्रोजन कंटेंट, क्योंकि मेरे को ना पहले नाइट्रोजन को देखना है, तो ऐसे में ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे फर्टिलाइजर 1 2 ऐसे सोल्व करने से काम नहीं बनेगा अपना। पाबंदी ऐसे नाइट्रोजन पे लगी तो फिर उसमें वो क्या करेगा, है ना, हम ये देखेंगे। तो इसमें ये ऊपर वाला हो गया, अब ये नीचे वाला ही है। तो ये क्या है y इंटू 5/100, F2 में ये N2 कंटेंट ये है, तो आ जाएगा y इंटू 5/100, ठीक है। ये F1 में हो गया, ये F2 में हो गया। तो कुल मिला के इतना है नाइट्रोजन कंटेंट। ये कितना होना चाहिए एटलीस्ट 14 किलोग्राम। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 14 किलोग्राम मतलब इससे और कम नहीं होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। ये बन गई एक इनइक्वलिटी। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत काटापीटी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप इनको ना काट सकते हो, इसको कट कर लो, ये इसको काटेगा। तो ऐसा पूरा कट मत करो क्योंकि यार यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। या एक काम करेगा ऐसे लिख ले इनको। तो चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, छोड़ो बक्स दिया इस बार इनको। बस ये जो 100 और 100 ना इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 10x प्लस यहाँ पे 5y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर चला गया तो कितना बन गया 1400। यहाँ पर देखो दोस्तों कोई चीज़ कट रही है ना, तो उसको काटने में हमें कोई ज़्यादा जल्दीबाजी दिखानी नहीं चाहिए, है ना। तो चलता है, ये सब डील कर लेंगे, है ना, ये सब ये छोटे मोटे इशू है। अच्छा अगला क्या है H3PO4, उसका कंटेंट, उस पर भी तो पाबंदी है ना, एटलीस्ट 14 किलोग्राम काम में लेना है। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि x का कंटेंट ये है फॉस्फोरिक एसिड का, x इंटू 6/100, इसका ये है y इंटू 10/100। तो ये कुल मिला के कितना बन जाएगा, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे 6x/100 प्लस ये वाला 10y/100। ये भी एटलीस्ट कितना होना चाहिए, कुल मिला के ये कितना होना चाहिए 14 kg से ज़्यादा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो उससे ज़्यादा चल जाएगा, उसके बराबर चल जाएगा, उससे और ज़्यादा कम नहीं चलेगा। यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये 100 उधर भेज दो। तो 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1400, ठीक है, ये बन गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ तैयार है, डायग्राम अभी बना लेंगे। आप बीच में ना वो तैयार कर लो, क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो चीज़ जिसको हमें मिनिमम या मैक्सिमम बताना है, क्वेश्चन में पूछा हो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ये है, यहाँ पे क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या है, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम के आगे क्या लिखा है, कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर क्या है, कॉस्ट। दैट इज, इसको हम जेड मान लेते हैं। जेड बराबर क्या है, अपनी जो पूरी शॉपिंग होगी उसका खर्चा क्या होगा, मतलब कॉस्ट क्या होगा। देखो पर केजी के हिसाब से यहाँ से रेट दे रखी है कि भाई F1 का पर केजी के हिसाब से रेट है 6 रुपीज़ और F2 का है 5 रुपीज़। हम 1 kg थोड़ी खरीद रहे हैं कि 6 और 5 ले लें, हम F1 की x kg खरीद रहे हैं। तो 1 kg का 6 रुपीज़ और तो x kg का 6x हो जाएगा, ऐसे इसका 5y हो जाएगा। तो खर्चा कितना हो गया 6x प्लस 5y। अब यहाँ पे बोला कि मिनिमम खर्चा होना चाहिए, तो इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। क्या करना है, इसको मिनिमाइज़। तो अब क्या करें, इनइक्वलिटी तैयार है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पर हम डायग्राम बनाने का काम कर लेते हैं, IOD, D फॉर डायग्राम, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ इस इनइक्वलिटी को और इस इनइक्वलिटी का डायग्राम। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन हटा लूँगा पहले, ये कितना मिल जाएगा 10x प्लस 5y इक्वल टू 1400, और यहाँ पर 6x प्लस 10y इक्वल टू 1400। अब इनमें पॉइंट हमें पता करना है, पॉइंट।
तो क्या करेंगे यहाँ पर हम पहले मैं इसमें x0 डाल दूंगा, y निकालूंगा, फिर ऐसे ही y की वैल्यू 0 डाल दूंगा, x निकाल लूँगा। सबसे पहले x की वैल्यू 0 डाली, 5y इक्वल टू 1400, तो 5 जाके ये तो ना ये x0 हो जाएगा, तो ये 10x खत्म, 5y ये बच गया। ऐसे y निकालो यार काटा पीटी करके। 5 उसको डिवाइड करेगा तो सबसे पहले 2 बार डिवाइड करेगा, और फिर 4 0 तो ये 8 हो जाएगा। हाँ ये 280 आ गया। फिर ये y की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो ये तो खत्म हो गया। 10x इक्वल टू वो है, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना देगा 140 हो गया। यहाँ पर आते हैं, इसमें भी ऐसा ही करूँगा, x की वैल्यू 0 डाली, ये 0 डाली, तो ये 10y बराबर 1400, तो y बराबर 140 आ जाएगा। और इधर की तरफ मैं y की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, तो ये हो गया 6x इक्वल टू 1400। यार इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो क्या है 6x इक्वल टू 1400, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 2 से काटेंगे तो ये 700 है बस। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके डिवाइड में चला जाएगा, 700/3 ये होगी। अच्छा 700/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, इसको इसे काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 बार कटेगा, फिर बचेगा 1, 10 हो गया, 0.3 ऐसे चला जाएगा ना। अच्छा वैसे 0.3 यहाँ थोड़ी लगेगा, ये तो 700 है ना, तो 233.333 वैसे बन जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 233 के आसपास है ये। तो कोऑर्डिनेट्स तैयार है। अब हम कोऑर्डिनेट्स पहले बनाएंगे, फिर लाइन, फिर बाद में इनइक्वलिटी, ऐसे बनेगा डायग्राम, उल्टा चलना पड़ता है हमें। तो डायग्राम के लिए मैं यहाँ पर अपना वो बन जाएगा y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स देखते हैं। x पर कौन कौन से पॉइंट्स है, ये 140 और ये 700/3। तो देखो अभी मैंने बताया ना, तो 700/3 की वैल्यू होती है करीबन 233 के आसपास, तो ये ज़्यादा है वो कम है, तो ज़्यादा वाली को पहले बना लो, ये आ गया 700/3, 0। उसके बाद में ये है 140, ये भी x एक्सिस पर है, तो यहाँ पर जाएगा 140, 0 ऐसा हो गया। फिर y वाले देखो, ये 280 है और ये 140 है, तो 280 ज़्यादा है, उसको बना लो पहले 0,280, और यहाँ पर आ जाएगा 0,140। अब मिलान करते हैं इनका, तो 280 वाला y पर 280 और x पे 140 ये मिल जाएंगे, ये वाला इससे मिल जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा यार, इस बार तो हाँ सही है, सही मिल गया। इसकी इक्वेशन यहीं पे इसके साथ में लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या है, पहला वाला ना, ये 10x प्लस 5y इक्वल टू 1400, 10x प्लस 5y इक्वल टू 1400, ये हो गया। अब ये 2 पॉइंट बच गए, इनको मिला देंगे, इनसे अपना ये ना, यही तो है 6x प्लस 10y, तो इनका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये इसकी इसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली है ना, 6x प्लस 10y इक्वल टू 1400, ये हो गया। अच्छा अब क्या करते हैं, डायग्राम बना, लेकिन अभी पूरा डायग्राम नहीं बना, अभी तो हमने इन लाइन का बनाया, अब इनइक्वलिटी का भी बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इनइक्वलिटी के लिए, तो सबसे बढ़िया काम क्या है, इन लाइंस के अलावा कोई पॉइंट ले लो, जैसे मैं यहाँ पर ये लेता हूँ हमेशा 0,0, ये उठा के इनइक्वलिटीज़ में डालूंगा। तो 0 0 उठाकर मैंने इसमें डाला, 0 + 0 10x, ये 10 × 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो गया। 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 होता है, 0 क्या इस 1400 से ज़्यादा होता है, नहीं होता ना यार, गलत बात है ये। इसका मतलब 0 0 ने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। ये इसका डायग्राम कहाँ पर है, 10x प्लस 5y का डायग्राम ये है, ये वाला है ना, ये लाइन है। तो इसके इधर की तरफ है 0 0, जिसने इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसके इधर का जो एरिया आएगा ना, इधर वाला, वो नहीं बनेगा, इससे दूर वाला एरिया बनेगा इस बार, है ना, दूर भागने वाला। अगर 0 0 सेटिस्फाई कर देता ना, तो मैं इधर 0 0 की तरफ वाला मार्क कर देता, लेकिन वो नहीं है। इधर आपको पेंटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से अगेन, है ना, क्योंकि आप ऐसा छोटा सा इशारा कर दोगे तो समझ जाओगे। आपको खुद को डायग्राम बनाना है और नीट एंड क्लीन बनाना है। फिर 0 0 उठा के मैं इसमें डालूंगा, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 नहीं होता, है ना, गलत बात है ये। तो 0 0 ने दूसरी वाली इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो दूसरे का ये जो है बाउंड्री इसके उधर का बन जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे छोटी मोटी और इनइक्वलिटीज़ आती है भाई। जब आप खरीदने जाओगे तो F1 जो खरीदोगे, F2 जो खरीदोगे, पॉजिटिव क्वांटिटी में खरीदोगे ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो इनका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके ऊपर का और इसके ऊपर का, इन चारों चीज़ों का या तीनों चीज़ों का कॉमन पार्ट क्या है, देखो ये वाला बन जाएगा कॉमन पार्ट, ये वाला, समझ गए। ये क्या हो गया अपना फिजिबल रीजन, डायग्राम बन गया। डायग्राम के बाद में क्या आता है, FCT, F मतलब फिजिबल रीजन, ये सबका कॉमन ये हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया इसमें, इसके उधर का भी है और इसके उधर का भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज फिजिबल रीजन, ठीक है।
अब इसमें क्या करते हैं, एफ हो गया, अब आता सी, सी मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये वाला भी कॉर्नर पॉइंट है। इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। इनको मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी और इसको सी। ए के पॉइंट पता है, सी के कोऑर्डिनेट भी पता है, बी के नहीं पता, तो बी के कोऑर्डिनेट हमें पता करने पड़ेंगे। कैसे निकालें, यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 4b, बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट एक्चुअली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसकी इक्वेशन ये है और इसकी इक्वेशन ये है। यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली अगर करें, यहाँ पे y पे नज़र बन गई अपनी, y इधर कितना 10y है, इधर कितना 5y है, तो इसका मैं कर दूंगा डबल। इसको तो ऐसे लिख लूँगा, इसका डबल करके लिख लूँगा। तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, 6x प्लस 10y इक्वल टू 1400। इसको यहाँ पे लिख लूँगा लेकिन डबल करके, क्योंकि वो y काटना है ना भाई, y कोऑर्डिनेट निकालना x कोऑर्डिनेट के लिए तो काटना, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं। तो इसका डबल कितना हो गया 20x, इसका डबल कितना हो गया 10y और 1400 का डबल 2800, माइनस माइनस माइनस, ये 10y से 10y कट गया, ये कितना बचा माइनस का 14x, ठीक है ना। हाँ, ये कितना बचेगा माइनस का 1400। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, x की वैल्यू 100 आ गई। तो वो मैं यहाँ पर है ना, x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, ये 100 कोमा वॉट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये 100 उठाकर यहाँ डाल दूंगा। ये दो तो भूल जाओ, तो हमने कैलकुलेशन के लिए लिखा था। तो 100 उठा के यहाँ डालूंगा तो ये क्या हो गया 100 इंटू 10, 10x क्या हो गया 10 इंटू 100, तो 1000 हो गया, 1000 उसमें माइनस हो जाएगा। तो 1400 माइनस 1000 इक्वल टू 400, 400 में 5 का भी डिवाइड होगा। तो यार ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, 400 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, 80 होगा, ठीक है, y इक्वल टू 80 हो गया, ये हो गया। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये हो गया 80। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स पता चल चुके हैं। कौन से, ये वाले नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स हमेशा हम देखते हैं फिजिबल रीजन का, ठीक है। तो फिजिबल रीजन बहुत काम की चीज़ है, आपको हाईलाइट करके दिखाना जरूरी है। तो ये हो गया फिजिबल रीजन, इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी तैयार हो गया। और अगली चीज़ है टी फॉर टेबल। तो टेबल हम बना लेते हैं, टेबल इस बार मैं इधर ही बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ मैं टेबल। इधर क्या आ जाएंगे अपने कॉर्नर पॉइंट्स और फिर इधर हम अपना आ जाएगा जेड, जेड मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कोस्ट है। जेड कितना है 6x प्लस 5y, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 5y। ये जो जेड है वो क्या है कोस्ट, और कोस्ट हमें क्या बतानी है मिनिमम, क्या बतानी है हमें मिनिमम, ऐसे नीचे की तरफ एरो मतलब कम से कम। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे 3 है, ए बी और सी। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 700/3, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 100, 80 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ये वाले 0,280। तो ये बन जाएगा 0,280। ये उठा कर इसमें डालेंगे, है ना। कैलकुलेशन में रफ में करने के लिए तैयार कर लेते हैं रफ। देखो सबसे पहले ये 700/3 और y की वैल्यू 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा। 700/3 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 700/3 प्लस 0 वहाँ डालूंगा तो 0, ये उससे जाएगा तो 2 बार, तो 2 इंटू कितना हो गया 700, 1400 हो गया। इतना कॉस्ट पड़ा अगर हम ऐसा करेंगे तो। फिर b में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये है, ये उठाकर उसमें डालूंगा तो ये कितना है अपना 100 इंटू 6, ये बन जाएगा 600। 80 इंटू 5y है ना, तो y कोऑर्डिनेट की जगह 80, तो 5 इंटू 80 कितना हो गया, ये हो गया अपना 400। जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1000 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1000। अच्छा ये 0,280 ये उठाकर मैं यहाँ पे डालूंगा तो x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह ये आ जाएगा 280। तो x की जगह 0 वो तो हो गया खत्म, 0 प्लस 280 में y की जगह रखूँगा तो क्या बन जाएगा 5 इंटू 280। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी शायद हो जाएगा 14, फिर 0 और एक 0, 1400 हो गया ये भी। दिस इज़ ऑल्सो 1400। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम बचा हुआ काम करते हैं। हमें करना क्या है, जो कॉस्ट है ना, जो अपना खर्चा है, ये फर्टिलाइज़र जो हम खरीद रहे थे एक्स और वाई मान के, नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड ये सब, तो फर्टिलाइज़र का जो खर्चा ना यहाँ पे बोला है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो क्या पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट हमें पता चल गई, अभी टेबल में देख के और बता दूंगा मैं। और क्या पूछा, और यार हाँ ये पूछा देखो, डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड। हर टाइप का F1 और F2 दोनों टाइप का जो फर्टिलाइजर है ना वो कितना कितना हमें यूज़ में लेना है, ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, ये 1000 रुपये है ना, ये क्या है मिनिमम कॉस्ट।
यहाँ से जो चीज़ें डिराइव करके इधर लिख लेता हूँ मैं। मिनिमम कॉस्ट क्या है, वो है ये 1000 रुपये। अच्छा, इस मिनिमम कॉस्ट के लिए हमें फर्टिलाइज़र कैसे कैसे लेना पड़ेगा। देखो ये मिनिमम कॉस्ट मिली कहाँ पर, इस कोऑर्डिनेट पर मिली ना, इस कोऑर्डिनेट पर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, ये 100 और वाई कोऑर्डिनेट 80 है। तो एक्स की वैल्यू 100 है, वाई की वैल्यू 80 हमने डाली, तब जाके हमें मिनिमम कॉस्ट मिली कितनी, 1000। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है फर्टिलाइज़र 1 की क्वांटिटी, एक्स किलोग्राम। F1 हमने कितना खरीदा, एक्स किलोग्राम खरीदा था। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे मैं केजी लगा देता हूँ। ये है अपना F1 फर्टिलाइज़र हमने, जब हम 100 किलोग्राम खरीदेंगे, और ये अपना इधर भी केजी लगा देता हूँ, ये F2 का हो गया। और दूसरा वाला जो फर्टिलाइज़र है F2, वो अगर हम 80 किलोग्राम खरीदेंगे तो अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी भी हो जाएगी, है ना, कि नाइट्रोजन इतना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड इतना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा कोई माथापच्ची है नहीं, सिंपल सा ही है। यहाँ पर बोला द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्विटीज़। ये यहाँ पे 3 इनइक्विटी दे रखी है, दो दे रखी है, बाकी ये तो है ही कॉमन। 2x + y < 10, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। एक तो ये इनइक्विटी 2x + y < 10, ये है। फिर x + 3y < 15, ये है। x और y दोनों > 0, ये भी है। इनके कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये 0 0 5 0 3 4 और 0 5, ये है ना। ये कॉर्नर पॉइंट्स भी मैंने लिख लिए हैं। तो यहाँ पर पहले से कॉर्नर पॉइंट्स भी दे रखे हैं। फिर क्या बोला, लेट z = है px + qy। ये अपना z मतलब क्या, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर इसके साथ क्या दे रखा है, वेयर p एंड q > 0, ठीक है। कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z का जो मैक्सिमम होगा वो अकर्स एट बोथ 3,4 एंड 0,5। तो ऐसा है इज, यहाँ पे फिर ये 4 ऑप्शन है, तो ये क्या कंडीशंस है, p और q पर क्या कंडीशन हो कि हमें z का मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = px + qy, वो कहाँ पर मिले, वो 2 पॉइंट्स पर मिले। कहाँ पर, एट बोथ 3,4 एंड 0,5। समझ गए मेरी बात। तो देखो यहाँ पर बाकी चीज़ें मैंने लिख रही कि अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और ये कंडीशन है मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ 3,4 एंड 0,5। तो देखो दोस्तों, अपना प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ जो कि दे रखी है, फिर बाद में o ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि दे रखा है, फिर बाद में d डायग्राम, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम फिजिबल रीजन निकालते हैं, f निकालते हैं, फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, फिर t टेबल। तो डायग्राम के बाद में फिजिबल डायग्राम, फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स, ये तीनों डायग्राम की चीज़ें हैं ये। और यहाँ पर हमें फाइनली अल्टीमेटली हम पहुँचते कहाँ पर है, सी कॉर्नर पॉइंट्स पर, जो कि हमें दे रखे हैं। तो फिर डायग्राम बना के फिजिबल रीजन ढूंढ के कॉर्नर पॉइंट्स पर जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको ना बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने चेक कर रखा है, मैंने देखा कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो ये सब कुछ सही है। तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, वैसे भी नहीं है। क्वेश्चन में जो दे रखा वो सही दे रखा होता है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल रखे हैं। फिर टी टेबल हमें बनानी पड़ेगी ना, ये सब देखते हुए लास्ट का हमें टेबल बनाने का, तो वो भी यहाँ पर लग रहा है। तो देखो टेबल बनाते हैं, T4 टेबल। यहाँ पर क्या आएगा टेबल में, इधर क्या आता है अपना कॉर्नर पॉइंट्स आएगा, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर क्या आता है अपना z क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये px + qy, ये हो गया। अच्छा, फिर क्या करें, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, ये 0 0 5 0, ये सब ये लिख लेता हूँ यहाँ पे 0,0, फिर क्या है 5,0, 3,4 एंड 0,5। ये मैं उठा कर यहाँ पे रखूँगा। और अभी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये रखो तो सही। अभी रखने में क्या उसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। 0 0 यहाँ रखूँगा तो 0 + 0 0 हो गया। 5 और 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 × p हो जाएगा, तो 5p हो गया। और 0 यहाँ पे रखूँगा तो q × 0 = 0। 3,4 यहाँ पे रखूँगा तो x की जगह 3, तो ये 3p हो जाएगा, प्लस y की जगह 4, तो ये बन जाएगा qy, मतलब q × 4 हो जाएगा 4q। 0,5 यहाँ रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये y की जगह 5, तो q 5 क्या बन जाएगा 5q, ऐसा हो गया। अब इतना टेबल तैयार हो गई, ठीक है। अब ये कंडीशन देखो यहाँ पर क्या दे रखी है, एक सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर। अपना कंप्लीट क्वेश्चन ये है, कंडीशन बतानी है, कंडीशन ऑफ p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ
3,4 एंड 0,5 इज, कौन सी कंडीशन इनमें सही है कि z का जो मैक्सिमम है वो इस पर और इस पर, इन दोनों पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट कौन से हैं देखो, 3,4 अपना ये वाला पॉइंट है, 0,5 अपना ये वाला पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पर अपना क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अकर होना चाहिए। ये भी क्या है, मैक्सिमम है, और ये भी क्या है, z का मैक्सिमम है। ठीक है, ये दो मैक्सिमम है जो कि दोनों पॉइंट्स पर अकर हो रहे हैं। जनरली होता क्या है, जैसे आप ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना, अगर आपने डेफिनेटली किए होंगे, अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 11, होता क्या है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे इस एक्सरसाइज का 12.2 का है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी दो पॉइंट पर हमें ऐसे मैक्सिमम मिलता है, मिनिमम, अच्छा वो मिनिमम का, उसमें मिनिमम मिलता है। लेकिन होता क्या है, जब भी हमें दो पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है तब ये इन दोनों की वैल्यूज बराबर होती है, ऑब्वियसली बराबर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यार देखो, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं मिल रहा, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं मिल रहा, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रही होगी इनके अंदर। अब मैक्सिमम जनरली एक पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो पे मिल रहा है, तो दोनों वाले बराबर होंगे ना। ये 100 हो जाए, ये 101 हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा, फिर तो मैक्सिमम ये हो जाएगा, समझ रहे हो। दोनों मैक्सिमम कब होंगे, जब दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर एक उस मुकाम पर कायम होंगे, तब ये दोनों मैक्सिमम संभालेंगे। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना, ये एक तो 3p प्लस 4q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5q, क्योंकि बोथ आर मैक्सिमम। ठीक है, अगर एक भी कम ज़्यादा होगा तो फिर दूसरे को क्यों बोलेंगे हम मैक्सिमम, है ना। तो दोनों को बराबर होना जरूरी है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं अब। तो ये 4q उधर चला जाएगा, तो 3p बराबर 4q उधर जाके 5q माइनस 4q हो जाएगा। तो ये हो गया 3p, 5q माइनस 4q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। तो 3p इक्वल टू q आ गया, है ना, 3p इक्वल टू q, q बराबर 3p है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो q, ये तो p 3q नहीं है, 3p है ना। p के आगे 3 लगा है, तो p के आगे 3 इस ऑप्शन में लगा, ऑप्शन डी में। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया ऑप्शन डी यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो कई बार ये तो चलो ऑप्शन बहुत सीधे साधे दे दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार ना एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज या फिर इम्पॉसिबल, ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है। तब वो इसलिए दिया जाता है यहाँ पर ना, ये जैसे मैक्सिमम है ये दोनों, तो कहीं वो 5p गड़बड़ ना कर दे, है ना, वो हमें कोई गड़बड़ ना बना दे वहाँ पे, कि कहीं वो मैक्सिमम ना हो जाए। तो जैसे यहाँ पे जो कंडीशन होती है ना, ये q वगैरह ये जो भी है, ये यहाँ पर हम डाल के देख लेते हैं। जैसे q की वैल्यू 3p डाल दो सबके अंदर, ये तो 5p हो गया। यहाँ पे q की जगह 3p डालूंगा तो ये बन जाएगा 12p, और ये 3p कितना हो जाएगा, 15p। तो 15p 5p से ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। ये 3p में यहाँ पर भी डालूंगा, अच्छा ये भी 15p हो गया, ओके। अपडेट करोगे ना जब आप q की वैल्यू 3p यहाँ पे डालोगे, तो ये 0, ये 5p, ये 15p, और ये भी 15p हो जाएगा। तो वो 5p कम है ना, ठीक है, वो वहाँ पे 50p या फिर ऐसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो खैर यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सीधे साधे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये अपना ये ऑप्शन सी हो जाएगा डी। आई होप दोस्तों आप मेरी सारी बातें समझ पा रहे हो। ये होगी अपनी एक्सरसाइज 12.2। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे इस चैप्टर की। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।